जाएगा केवल पटना का, बाकी सब गया। 40 है गवर्नमेंट स्कूल, और वो गवर्नमेंट स्कूल आने वाले समय में पूर्ण रूप से बंद होने वाली है। पार्लियामेंट में ऐसा स्टेटमेंट देने वाला दुनिया का एकमात्र प्रधानमंत्री होगा जो ऐसी झूठ पार्लियामेंट में बोल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य जब यही नहीं रहेगा तो फिर मैं तो कह रहा हूँ जो धनाढ़ परिवार हैं उनके बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे तो भी वो नहीं मरेंगे। उसके दो बेटे अंबानी और अडानी जो प्रधानमंत्री के बेटे हैं उनके लिए कमानी है। तो हम तो नहीं मानते कि बहुमत के साथ जीतने वाले जिस तरह के कारनामे किए। में 4813 स्कूल इन्होंने एक कलम से बंद कर दिए। अब हरियाणा में कहीं भी मिडिल स्कूल गर्ल्स नहीं है। जैसे तैसे करके ये पूरा देश बिक जाएगा और फिर वही स्थिति है, हाथ में आएगा और कुछ आने वाला नहीं है। एकदम यंग की नीति लेकर के आ रहे हैं, उनके छोटों को पकड़ करके ही विचारधारा से जोड़ दीजिए, अंधविश्वास से जोड़ दीजिए, मंदिर मस्जिद से जोड़ दीजिए और हिंदू और मुस्लिम का नारा दे करके उस शिक्षा के मेन मुख्य धारा से वंचित करना चाहते हैं। तो कह रहा हूँ कि जिस समय तो अंग्रेजों की स्थिति थी उससे भी बुरा हाल इस इंडिया का होने वाला है। सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, अगर आप पहली कक्षा से और 12th तक आप गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को भेजेंगे तो 1 to 5th आपको 700 रुपया, 6 to 9 आपको 700 रुपया और आगे आपको 1100 रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जी पेरेंट्स को सरकारी स्कूल में आप बच्चे को भेजेंगे तो पेरेंट्स को पे करना पड़ेगा। और अगर आप उसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो तो सरकार आपको पे करेगी। लेकिन हमारी मांग ये है कि सरकार का क्या भरोसा है, ये सिलेंडर की सब्सिडी की तरह या अन्य सब्सिडी की तरह एक दिन इसको अगर बंद कर दिया तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। दूसरा, उसमें केवल सरकार देगी 1730 रुपया फीस। बाकी जो अब एक गरीब माँ बाप है जो मजदूरी करता है उसका बच्चा, वहाँ वर्दी का भी पैसा लगता है, वहाँ बस फेयर भी लगता है, वहाँ आपका स्टेशनरी का भी अलग से लगता है, उसका पैसा वो जेब से लेंगे बच्चे की, वो कहाँ से आएगा उन पेरेंट्स की। तो ये उन पेरेंट्स को समझने की बात। और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया था उसमें स्पष्ट रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य ये मूलभूत अधिकार है एक व्यक्ति का, तो इनको वो कुचलना चाहते हैं और उस संविधान की प्रस्तावना को ही ये बदलना चाहते हैं। उस अधिकार स्कूल में ताला लगाना चाहते हैं सरकार। जी आने वाला जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक संकुल के अंदर स्कूल का प्रावधान इन्होंने किया है। उसमें क्या है, एक प्रिंसिपल गवर्नमेंट का रहेगा और जो टीचर्स रिटायर होते रहेंगे वहां वो कंपनी को ये स्कूल दिए जाएंगे, वो कंपनी अपने हिसाब से हायर करेगी टीचर्स को। अब आप उस स्थिति में देख लिए वो कैसी शिक्षा उन बच्चों को मिल पाएगी। हमारी मांग यही है कि ये सब न करके शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार अपनी जिम्मेवारी के साथ इनको निर्वहन करे और सबके लिए एजुकेशन एंड हेल्थ ये सब के लिए फ्री की जाए। आप कहाँ से आए? बाड़मेर, राजस्थान से। आप राजस्थान से। राजस्थान में तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई है। हाँ, तो हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और उसी के बदौलत पिछले साल माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान वालों को तो ओपीएस दे दी है, लेकिन हम उस आंदोलन को पूरे भारत में जारी रखना चाहते हैं और दूसरे राज्यों में जो हमारे भाई है बहनें हैं उनको ये पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। नई पेंशन स्कीम के तहत लगभग 25 से लेकर 35-36 साल तक की नौकरी करते हैं और उसके बाद में 1000 रुपए की पेंशन। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में अंडर गवर्नमेंट पे भी 1000 रुपए में नहीं आएंगे। तो आज जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो आने वाले समय में यानी कि 20-25 साल के बाद में उनकी क्या स्थिति हो जाए, बिल्कुल उठाते हैं। और इसी प्रकार जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इस पॉलिसी के तहत तो पूरे देश का बंटाधार होने वाला है। यानी कि ये वापस, मैं तो कह रहा हूं कि जिस समय तो अंग्रेजों की स्थिति थी उससे भी बुरा हाल इस इंडिया का होने वाला है। ये इसके बारे में यदि मैंने पूरी पॉलिसी को विस्तार से पढ़ा है और पढ़ने के बाद में मेरी मनोदशा 7 दिन तक ऐसी थी कि सुसाइड कर लूं। इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि ये देश है ना, आने वाले समय में मतलब कोई भी जो मुख्य है शिक्षा और स्वास्थ्य जब यही नहीं रहेगा तो फिर मैं तो कह रहा हूँ जो धनाढ़ परिवार हैं उनके बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे तो भी वो नहीं मरेंगे। लेकिन एक गरीब परिवार है या किसान का बेटा है, उनका एक ही है जो सोर्स है वो है गवर्नमेंट स्कूल, और वो गवर्नमेंट स्कूल आने वाले समय में पूर्ण रूप से बंद होने वाली है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज खूब बना रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं। मैडम, मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ
कि जो रसोई का सबसे ज्यादा यदि नॉलेज है तो वो एक महिला को हो सकता है। तो शिक्षा का भी है, जो शिक्षाविद है या शिक्षक है उनको है। और ये जो पॉलिसी बनाई है उनमें से एक भी शिक्षक नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि जिस क्षेत्र से जो पॉलिसी बनाई जाती है तो कम से कम उस फील्ड का भी एक विद्वान होना चाहिए। तो मोदी जी कैसे कह सकते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है? यदि जब किसानों के लिए उन्होंने 3 कृषि कानून बनाए थे, जब वो बहुत बढ़िया थे, तो वापस क्यों लिए? भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मैडम आपके लिए बहुत ही अच्छी है और आप कह रहे हो मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो मैं आपको जबरदस्ती कैसे थोपूंगा? तो ये केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है, गुमराह कर रहे हैं और जैसे तैसे करके ये पूरा देश बिक जाएगा और फिर वही स्थिति है, हाथ में आएगा टुल्लू और कुछ आने वाला नहीं है। देश का निर्माता है सर आप लोग, और आप लोग कह रहे हैं कि ये शिक्षा नीति अच्छा नहीं है। आपको क्या कमियां दिखाई दी? देखिए, प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान में लोग दार्शनिकता को लेकर के जा रहे हैं, साइंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग विचारधारा से ही पंगु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अंधविश्वास को लेकर के शिक्षा में घुसेड़ना चाहते हैं, पुराने समय की तरफ लेके जा रहे हैं, देवी देवताओं की तरफ लेके जा रहे हैं। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, जिन्होंने गुलामी के समय में अपनी फांसी से झूल करके इस देश को आजाद करवाया, उन लोगों का इतिहास तहस नहस करना चाहते हैं। और ये आरएसएस कैडर की जो विचारधारा है, उसको जो छोटे बच्चों को कैच देम यंग की नीति लेकर के आ रहे हैं, उनके छोटों को पकड़ करके ही विचारधारा से जोड़ दीजिए, अंधविश्वास से जोड़ दीजिए, मंदिर मस्जिद से जोड़ दीजिए और हिंदू और मुस्लिम का नारा दे करके उस शिक्षा के मेन मुख्य धारा से वंचित करना चाहते हैं। अगर आप बच्चों को शिक्षित करोगे, वो रोजगार मांगेंगे, आपकी विचारधारा के प्रति विमुख होंगे। तो ये लोग नहीं चाहते कि हमारे विचारों के खिलाफ कोई बोल ले, तो इस प्रकार की नीति लेकर के आ रहे हैं ताकि उस शिक्षा से ही इसी देश को अंधविश्वास में धकेला जा सके। मैडम, हमने आंकड़े दिए थे उनको कि देश बर्बाद नहीं होगा। जब उनको बढ़ाने का, अपना बजट बढ़ाने का आता है, मानदेय बढ़ाने का आता है, तो एक मत से वो बढ़ा देते हैं। दूसरी बात, एजुकेशन के लिए आप बोल रहे थे, हरियाणा में इन्होंने जब सत्ता में सरकार आई थी, ये मोदी सरकार या मनोहर सरकार है, तो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हरियाणा में 4813 स्कूल इन्होंने एक कलम से बंद कर दिए। अब हरियाणा में कहीं भी मिडिल स्कूल गर्ल्स नहीं है, जबकि लड़कियों के मिडिल स्कूल एक भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। अब इसी प्रकार ये मर्ज कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि पॉलिसी बनाते हैं, मोदी सरकार और मनोहर सरकार है, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, किसानों की पॉलिसी किसानों को समझ में नहीं आती है, अध्यापकों की शिक्षा की पॉलिसी अध्यापकों को और विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती है, और मजदूरों का जो श्रम ये एक्ट पास किया था उसका मजदूर विरोध कर रहे हैं। जिस वर्ग के लिए पॉलिसी बनाते हैं वही वर्ग इनका विरोध करता है। महिलाओं के लिए कानून लाते हैं तो महिलाएं उसका विरोध कर देती हैं। तो ये ऐसी सरकार है जिस वर्ग का भला करना चाहती है, भला का मतलब नाम लेके, और उनके खिलाफ अपने जो विचारधारा, एक विशेष विचारधारा थोपना चाहती है, उसका विरोध कर रहे हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यदि वो ये लागू करते हैं तो उससे आज जो गरीब आदमी है वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा, और पूर्ण रूप से जो पूंजीपति हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनकी तिजोरियों में शिक्षा को बंद करना चाहते हैं, ये पुराने समय की तरह से। आप खुद समझे, जब प्राइवेट स्कूल में बच्चे भेजते हैं तो माँ बाप का पॉकेट खाली हो जाते हैं। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग जाते हैं तो लोगों का जो जमा पूंजी होता है ना, वो पूरा खाली हो जाता है। आप खुद दिमाग लगाइए कि क्या कुछ सरकार सोचे, जो सरकार देश हित की बात कहते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको? कौन है आपका अध्यक्ष साहब? है, ठीक है। आप कहाँ से आए? गंगानगर, राजस्थान से। राजस्थान में तो लागू हो गया वोल पेंशन स्कीम। नहीं, राजस्थान के अंदर लागू हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जो हमारा एनपीएस के अंदर पैसा कटा था, एनपीएस में जो पैसा कटा था, उस पैसे को केंद्र सरकार ने देने से मना कर दिया। और एवन के जो निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं, वो खुद वहाँ राजस्थान में जाकर के उन्होंने ये कहा कि हम ये पैसा वापस नहीं करेंगे। इसका अपोज हम कर रहे हैं। और चूंकि पीएफआरडी एक्ट जो अभी तक संसद के अंदर है, वो एक्ट जब तक रद्द नहीं होगा तब तक किसी भी स्टेट के अंदर कभी भी पेंशन को वापस बंद किया जा सकता है। इसलिए हम सब मिल करके पीएफआरडी एक्ट रद्द होने तक ये संघर्ष जारी रखेंगे। कब तक चलाएंगे सर? 2024 जो जनता है उनको मौका मिलते हैं 5 साल में एक बार। 2024 में मुद्दा बनेगी, 2024 में मुद्दा बनेगी, बन चुकी है। इस चीज को इग्नोर करना जो ठीक है, आज का मीडिया हो सकता है कि इस चीज को नहीं दिखा रहा है। स्टेट में केंद्र सरकार को भी और स्टेट के अंदर जहाँ बीजेपी सरकारें हैं वहां इसका विरोध किया जाएगा। एनपीएस और ओपीएस जो है वो मुद्दा बन चुका है। देश हित के अंदर किस तरह से, आप मेरे को बताएं। शिक्षा नीति के अंदर जो बात की गई है वो पहली से लेकर पहली और दूसरी क्लासें जो अब तक स्कूल के अंदर लग रही थी, जिन्हें प्राइमरी का जो टीचर था, जो एसटीसी वगैरह या जेबीटी करके जो अपने ये कह सकते हैं कि एक ऐसा टैलेंटेड जो टीचर था वो पढ़ा रहा था, आज उसको छोड़ दिया कि आप इसको आंगनबाड़ी के अंदर जोड़ दें।
तो आंगनबाड़ी के अंदर कैसे, कौन सा अपने टीचर की व्यवस्था कहाँ की है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बिल्कुल 10वीं फेल होती है, 10वीं पास या 12वीं फेल तक, इस तरह की जो महिलाएं हैं वो वहाँ काम करती है, क्या वो उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगी? फिर अगर हायर एजुकेशन की अपने बात करें तो इतने सब्जेक्ट्स ओपन कर दिए, हर सब्जेक्ट बच्चा ले सकता है। आप साइंस का एक लीजिए, कॉमर्स का लीजिए, कैसा भी, क्या उतने लेक्चरर वहां दे पाएंगे? कैसे क्वालिटी एजुकेशन देंगे? और जब क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी तो देश हित कहाँ से होगा? क्या होगा? मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो सर आप क्या कहेंगे? कह रहा है जी, सारा मीडिया भी यही कह रहा है भी, मतलब वो कमल खिलेगा तो प्रधानमंत्री बहुमत के साथ फिर से जीतने वाले हैं। नहीं, ये तो हम तो नहीं मानते कि बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। जिस तरह के कारनामे किए, इस तरह का विकास क्या है? मंदिर बनाना कोई विकास होता है क्या? उसके दो बेटे अंबानी और अडानी जो प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उनके लिए कमा रहा है। अरे उनसे कोई लेना देना नहीं, वो उनके लिए ही कमा रहे, देश को उनके लिए बाढ़ में जाए। अगर मोदी अगर पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं कमल खिलेगा, तो पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि देश का कोई मोदी सब में भारी। ये कहने से क्या होता है? पार्लियामेंट में ऐसा स्टेटमेंट देने वाला दुनिया का एकमात्र प्रधानमंत्री होगा जो ऐसी झूठ पार्लियामेंट में बोल रहा है। वो कैसे बोल सकता है? फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है इंडिया का? इलेक्शन किस लिए है? उनके 90% आंकड़े स्टैटिस्टिकली झूठे। बहुमत के साथ जीत भी तो जाते हैं ना, जीतते जुमले बिहार में एगो सीट आएगा, हाँ पटना से। बिहार से हैं? हाँ, हाँ। आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। आप राजस्थान से, बिहार में नहीं जीतेंगे। एक सीट आएगा कल पटना का, अच्छा। बाकी सब गया। 40 गए? हाँ 40 सीट है। आप लोग जिस मुद्दे के लिए यहाँ पर आए 2024 में बनेंगे ये मुद्दा? बनेगा नहीं, अभी से मुद्दा है तो उस समय नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन उस वक्त तो मुद्दा फंस जाते हैं जाके हिंदू मुसलमान में। ये जो बुनियादी मुद्दा है ये तो खो जाएंगे कहीं ना कहीं। एक ही चीज को काट के हांडी बार बार चूल्हा पर नहीं रखा जाता है। हाँ आपके लिए मुद्दा क्या दो ये वही है, कर्मचारियों को आगे बढ़ाइए, सबका अथी कीजिए। आप पेंशन लेते हैं तो ठीक है, हम लोग तो खराब कैसे हो गया? तो वो ले रहे हैं तो नहीं बर्बाद हो रहा है, वो भी तो ले रहे हैं। वो अपने बंद कर दे, सबको एक समान रहे, क्या दिक्कत है? 24 में आप लोग ये मुद्दा बनाने पे एकदम बनेगा।